जैसे अपन देखते हैं ना नाप तोल करके, तो टाटा में एक सेफ्टी मिल रही है भाई, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। ना सर्विस है, ना माइलेज है, ना मतलब कुछ नहीं है ये वहाँ। जब नई आई थी ये ऐसे लेफ्ट साइड में जाती थी, या एक्सक्यूज क्या देते थे कि भाई इंडिया के रोड ही ऐसे होते, खोले थे कैसे क्या किया था उन्होंने, ये चेंज करके दिया है। फिर उनको आपने बोला नहीं कि भाई ये क्या कर रहा है? ये दिख रहा है, हाँ। ये पता है क्या है, ये दरवाजा रगड़ खा रही है। हाँ रगड़ खा रही है, ये देखो सही पपड़ी बन रही है, ये पेंट ये पपड़ी है। हाँ। इस पे गाड़ी बहुत स्किड करती है। हाँ। और ये देखो पूरा हैंड आवाज करती है जैसे जनरेटर कर रहा हूँ, जैसे कोई ट्रैक्टर आवाज कर रहा हूँ। सर्विस सेंटर जाता हूँ ना, एक तो इतनी बार जा जाके मैं वैसे थक चुका जितनी। अब सोच के देखो 15 की एवरेज एक डीजल है, जब कहाँ जस्टिफाई कर रही स्विफ्ट। जय श्री राम भाइयों, जय बजरंगबली। आज आए हैं अपने योगेश भाई के पास। अरे यार दोबारा ले भाई। अरे ना बढ़िया, कोई कुछ नहीं। और इनने ले रखे भाई अल्ट्रोज। अब सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा भाई, आपके पास देखो i20 चला रहे थे इससे पहले, अब अल्ट्रोज पे शिफ्ट हुए, तो देखो। कैसा कॉन्फिडेंस, मतलब मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में? नहीं आ रहा है। i20 थी पेट्रोल, i20 पेट्रोल आपको पता होगा वो अंडर पावर इंजन रहता है, ना पावर देता ना माइलेज देता। माइलेज भी उसकी 12-13 ऐसी माइलेज रहती है। हाँ। जो लोकल में चलते हैं, हाईवे पे 15-16 पहुंच जाती है। ठीक है। तो एक मतलब एक बीच में मैंने स्विफ्ट भी रखी थी, स्विफ्ट डीजल। उसकी भाई माइलेज ने इतना खुश कर दिया था, और जो पावर मिलती थी स्विफ्ट, मतलब आप समझ सकते हो ये i20 पेट्रोल के बाद जब स्विफ्ट डीजल आदमी चलाएगा तो एक तो हल्की है और एक पावरफुल इंजन है, वही फिएट वाला इंजन आता है जो हाँ, वो फिएट वाला आता था, वो कहीं आता था। तो अच्छी माइलेज, अच्छी पावर, मतलब उससे इतना डीजल मतलब अंदर ऐसे घुस गया कि भाई चाहिए तो डीजल चाहिए। अब भाई मैं निकला मार्केट में देखने की भाई डीजल और हैचबैक चाहिए थी मुझे, ये जो एसयूवी वगैरह वो नहीं चाहिए थे, क्योंकि मुझे ऐसी स्टेबल गाड़ी चाहिए जो ज्यादा मतलब स्पीड में भी स्टेबल चले, जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो, ऊंची गाड़ी नहीं चाहिए थी। ठीक है। तो मार्केट में जो मुझे गाड़ी अच्छी लग रही थी, जो मैंने वो करी थी, ये कहीं दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं थी कभी ये गाड़ी भी मुझे लेनी है। हाँ। i20 आती थी डीजल में, सेम इंजन आता जो कि क्रेटा एल्कजार वगैरह में उसमें आता आता 1.5 लीटर तो वो एक पावरफुल इंजन वाली गाड़ी थी, और छोटी गाड़ी थी, हैचबैक गाड़ी थी, अच्छी स्टेबिलिटी, जैसे एनलाइन वगैरह उनका जो वर्जन आ रहा है तो वो लगभग सेम गाड़ी है, वो सस्पेंशन वगैरह की थोड़ी ट्यूनिंग चीज है। तो डीजल में मुझे i20 चाहिए थी, और मैंने ये गाड़ी ली है 5वें महीने में। तो जब तो भाई डीजल नहीं आता था i20 में, डिसकंटिन्यू हो गया था। हाँ, दिक्कत discontinue यही था। थी, नहीं आज इसकी जगह i20 खड़ी होती, और मेरे हिसाब से मैं बड़ा खुश रहता i20 से, क्योंकि मेरे 1-2 दोस्तों के पास है, वो मतलब सेटिस्फाई है गाड़ी से। तो 10 लाख के बजट में और हैचबैक में एकमात्र ये गाड़ी है जो डीजल के साथ डीजल में थी ना, तो मारुति दे रही ना हुंडई दे रही। एकमात्र ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ही खत्म हो गया, कंपैरिजन ही खत्म हो गया, एकमात्र गाड़ी है अल्ट्रोज। अब इसका थोड़ा बहुत रिव्यू वगैरह चेक किया, लोगों से पूछा, तो पॉजिटिव रिव्यू मिला मुझे यूट्यूब पे। तो भाई 10 लाख के अंदर XT वेरिएंट आ रहा था, जो ये वेरिएंट है यहाँ, मतलब हमारे यहाँ क्लासिक वो पड़ता है मोटर्स डीलरशिप जो है, उनके पास XC और XT 2 ही वेरिएंट खड़े थे। तो XT वेरिएंट मैंने बुक करवा दिया और उसकी ले ली डिलीवरी। अब उसके बाद दिक्कत आनी शुरू हुई इस गाड़ी में। एवरेज ये मुझे उतना ही दे रही है जितना i20 पेट्रोल दिया करती थी। अभी भी आप MID चेक कर सकते हो, और ये जैसे पिछली 3-4 ट्रिप की भी हिस्ट्री दिखाता है। 15 kmpl की माइलेज मुझे एक डीजल है। 15 की यार बहुत कम है, बाकी डीजल में तो मैंने सुना 21-22 इतनी निकाल देगी। 23 क्लेम करती है, 25 करती है i20। हाँ, तो 23 तो इसने कभी भी नहीं दी मुझे, कभी भी। प्यार चलाई तो भी नहीं भाई प्यार से चलाते ना तो 16-17, और थोड़ा रफ चलाते हैं तो 13-14, मतलब एवरेज अगर पकड़ के चले ना तो वो 15 की ही रहती है। अब सोच के देखो 15 की एवरेज एक डीजल है, जब कहाँ जस्टिफाई कर रही है। स्विफ्ट भाई 20, 25, 27 की माइलेज क्लेम करती है वैसे। हाँ। 25, 22, 23 ऐसी माइलेज मैंने मतलब 3-4 महीने रखी थी, तो उसने दिल खुश कर रखा था कि हाँ भाई डीजल हैचबैक का उसने टेस्ट दिया था कि भाई क्या रहती है, ना तो पावर मिल रही ना माइलेज मिल रही। अच्छा, इस चीज़ को मुझे कब पता चला, एक और दोस्त है जिसका मैंने मतलब ये गाड़ी ली थी ना, तो उससे पहले मैंने दोस्त की चला के देखी थी, उससे रिव्यू लिया, वो खुश है मतलब आज भी अपनी गाड़ी से। तो वो खुश क्यों, आप खुश क्यों? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, उसकी जो गाड़ी है ना वो 0 to 100 करती है 10 सेकंड में। ठीक है। ये करती है भाई 13 सेकंड में। भाई ऐसा क्यों? मैन्युफैक्चरिंग उसकी माइलेज दे रही है 20-18, मतलब खींच के चलाता है 18, वैसे देती है 20। ये भाई खींच के चलाते तो 13-14, और बढ़िया चलाती तो 16-17, एवरेज देती है 15 की। रमाने का अंतर नहीं होगा भाई। अब 17,000 किलोमीटर चल ली इसकी फर्स्ट ना, शुरुआत में क्या बताऊँ ना, भगा दिया। ऐसा देखो, वैसे टेक्निकली मैं बताऊँ ऐसा कुछ नहीं रहता। जो गाड़ियों के इंजन आते हैं ये ऑलरेडी प्लांट से ही रमा होके आते हैं, और ऐसे मैंने भगा के भी खूब देख ली। 160-70 तक, 70 तो खैर नहीं गई, 160 तक मैंने भगा रखी है। तो वो जो रमा करने वाली चीज़ है ना वो भी करके देख ली मैंने, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं। फिर भी नहीं दे रही माइलेज, फिर भी नहीं है। अच्छा, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भाई मैं इतने चक्कर काट चुका यहाँ, जहाँ से मैंने गाड़ी ली है क्लासिक मोटर भिवाड़ी में, तो यहाँ वो मतलब
जो सर्विस GMN शकल देख के पहचान जाता है कि भाई ये बंदा आया, इसकी क्या प्रॉब्लम, वो पहले ही कट लेता है। और जैसे ये कंप्लेन वगैरह के लिए मैंने टोल फ्री नंबर होते हैं, मेल वगैरह रहती है, हाँ। तो उनसे जैसे मैंने टोल फ्री नंबर पे फ़ोन किया, वो एक ही बात पूछते भाई कहाँ से लिए, क्लासिक मोटर से, उठा के उसी GM से मुझे मेरी बात करवा देते हैं। फिर भाई आप बताते क्या उनको प्रॉब्लम कि मेरी गाड़ी भाई 13 सेकंड में कर रही है? हाँ, अगर ये चीज़ मैं बताऊं हाँ। तो वो कहते हैं भाई ये रेसिंग कार हाँ, नहीं है। रेसिंग कार नहीं होती। अगर मैं ये कहूँ कि ये माइलेज नहीं दे रही तो वो ये कहते हैं आप इसका टैंक फुल करवाओ, हम इसे चलाएंगे फिर माइलेज निकाल के दिखाएंगे। मैं भी मतलब और बहुत सारी गाड़ी चलाता हूँ, मुझे भी पता है किस तरीके से चलाना रहता है, क्या सही बात है, कोई नया ड्राइवर थोड़ी भाई। हाँ, तो माइलेज ये वही दे रही है 15 की, जो तो जस्टिफाई। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। सोल्यूशन की बात करें तो सर्विस सेंटर वाले एक ही चीज़ कहते हैं भाई अगर इंजन चेक लाइट आ रही है ना तो वो कोड रहता है कि हाँ। इस सेंसर की दिक्कत है, तो वो उसका सोल्यूशन करते हैं। अब इसमें इंजन चेक लाइट भी नहीं आ रही तो उनके हिसाब से गाड़ी ओवर होती है। आपने ये आपके जो फ्रेंड के पास है भाई अल्ट्रोज, उसने भी टायर चेंज करवा रखे हैं, उसने भी टायर चेंज करवा रखे, एलॉय लगवा। सेम प्रोफाइल यही हाँ, है। और एलॉय अभी लगवाए मैंने 10-15 दिन पहले ही। अच्छा, ये अभी अलग हुआ है। और कॉन्टिनेंटल्स के लगवा रखे भाई ने, कोई ऐसे नहीं कि चाइनीज ब्रांड लगवा लिया हो। अच्छा एक और चीज़ बताओ, इससे पहले इसमें आते थे रिम्स, अब अलॉय व्हील डलवा लिए, तो टायर थोड़ा थोड़े से light बाहर करवाए हैं। नहीं, वो ऑलरेडी हो ही जाते हैं, मतलब रिम आती है ऐसे सीधे हाँ। और ये हल्के से बाहर की तरफ। ये टायर प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, 205 55 ही आता था उसमें। इसमें देखो पहले कंपनी देती थी 195, हाँ। जो 10 mm इससे नैरो थे। हाँ, कम है ना? था, ठीक है। बाद में कॉस्ट कटिंग का चक्कर है या क्या चक्कर है, उन्होंने और 10 mm कम कर दी, 185 देने लग गई। अच्छा। तो मेरी जो गाड़ी में आया था वो 185 आया था। मैंने अगर पहले की जगह कंपैरिजन करें तो सिर्फ 10 mm बढ़ाया है, और जो इसमें आया था उससे मैंने 20 mm वाइड किया है, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं आता भाई, क्योंकि जो मेरे दोस्त की वो है ना अल्ट्रोज, उसमें भी सेम प्रोफाइल के टायर लग रहे हैं। देखो अब जैसे कुछ नहीं है ना, मैंने वो बिल्कुल छोड़ भाई ने रखा, ये बिल्कुल टैप रखा, अब जाके रिएक्ट किया इसने 1 सेकंड। अभी पता है जैसे प्लानिंग करते हैं अपन, मान लो कोई ट्रैफिक में बहुत दिक्कत आते हैं, हाईवे पे तो खैर चल जाता है, ट्रैफिक मान लो मैंने प्लान किया कि ओवरटेक करना है और मैंने रेस पे पैर रखा, ये रिएक्ट नहीं करती 1 सेकंड बाद, जब तक कोई और भी। मतलब मैंने ऑटोमेटिक में सुना था कि डिले आ जाता है, पर ये तो मैनुअल में भी इतना डिले कर रही है। न्यूट्रल छोड़ दो आप, ठीक है, डिले चल थोड़ा बहुत भी आता होगा, पर 1 सेकंड इसमें तो बहुत ज्यादा डिले है। हाँ देखो, और उसके बाद एक लेग ये हो गया। पैरेडे पे थोड़ा सा 1 मिनट रुको, अब देखो अभी ये छोड़ रखी है मैंने, है ना, ये बिल्कुल हटा कोई, दिया। हाँ अब जैसे चल रही है आइडियल में, ये दब दिया, कोई रिएक्शन नहीं है अब इतनी भाई देर सच बाद। में भाई डिले से महसूस होता है बहुत ज्यादा। और ये पता है क्या, पेडल लैग हो गया एक, तो ऊपर से टर्बो लैग आएगा। हाँ, जब मतलब 1200 के आसपास इसका किक इन होएगा टर्बो, उससे पहले बिल्कुल न्यूट्रल है। अब देखो ये न्यूट्रल चल रही है, ये दबा दिया, कोई रिएक्ट नहीं है। अभी पावर कहाँ आएगी इतनी देर बाद। ये भाई जिस दिन से गाड़ी आई है ना, जिस दिन से, उस दिन से ये चरड़ मतलब इतनी बेकार आवाज करती है ये। अभी भी देखो आपको सुन रही होगी। हाँ। मतलब इतना इरिटेशन होता है इससे, और इतनी बार करवा चुका मैं। जब भी सर्विस सेंटर जाता हूँ ना, एक तो इतनी बार जा जाके मैं वैसे थक चुका, जितनी बार जाता हूँ उतनी बार इसे सही करवाता हूँ। इसमें क्या करते क्या नहीं, ये 10-5 दिन ठीक रहती है, उसके बाद भाई फिर इसमें कुछ यही ठीक दिक्कत नहीं आने करते लगा। क्या इसमें? भाई क्या करते, टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। मतलब अब मैं जाऊंगा, वो 10-5 मिनट लगाएंगे, इसमें क्या करते हैं वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि दिखाते नहीं वो करते क्या है, खोलते हैं इसे बंद करते हैं, क्या लगाते हैं मुझे नहीं पता। बाकी 10-20 दिन सही रहती है, उसके बाद फिर ये आवाज आने लगे। और फिर आवाज भी ऐसे नहीं आ रही कि मतलब गड्ढे में आ रही हो। हाँ, अब रेगुलरली भी बिल्कुल साफ रोड पे चल रहे हैं, जो इंजन की हल्की हल्की वाइब्रेशन होती है ना, उसी से ये वो करती है आवाज। भाई अब जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, हाँ। तो इसका स्टीयरिंग व्हील में या फिर गियर पे या फिर साइड में कहीं वाइब्रेशन महसूस होती है? वाइब्रेशन मैं बताऊं, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ पैडल ले गए। हाँ। अभी कई बार ऐसा होता है जैसे आपको इमरजेंसी में मतलब एकदम पिकअप लेना पड़ता है, मान लो ओवरटेक करना है या कुछ भी करना है। हाँ। तो अपनी ये आदत होती है, मतलब रेस दबा के क्लच छोड़ दे। हाँ, हाँ। तो रेस मैंने दबा तो दी, पर ECU ने मतलब इंजन की वो RPM तो बढ़ाई नहीं, और मैं क्लच छोड़ देता हूँ, तो वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे जब आता है ना इंजन, उस टाइम वाइब्रेशन आती है हर जगह, गियर पे भी, स्टीयरिंग पे भी, हर जगह पूरी गाड़ी वाइब्रेट करती है। और जैसे एक बार मैं थोड़ा सा डेमो दिखा दूं आपको, ये जो आई थी हल्की सी, ये तो हाँ। ये आएगी। अब मैं की थोड़ी बहुत जो डीजल में आती है ना वाइब्रेशन, वैसी ऐसे कुछ और खास टाटा complaint गाड़ी हम करने कहते हैं वाली- भाई कि मतलब वाइब्रेशन है स्टीयरिंग में, वैसे मतलब गाड़ी के अंदर इंजन नॉइस आती है, वाइब्रेशन आती है, इंजन वो चीज़ नॉइस है। आती है भाई।
कोई Engine भी noise बंदा है तो ना, आता है। कोई भी नया बंदा जब बैठता है और मैं रेस मारता हूँ, वो यही कहता है भाई, मतलब ऐसी आवाज करती है जैसे जनरेटर कर रहा हो, जैसे कोई ट्रैक्टर आवाज कर रहा हो, कोई ट्रक आवाज कर रहा हो, ऐसी गाड़ी किसी तो फील ही नहीं आती। और सुबह सुबह जैसे ठंडा मौसम रहता है हाँ। गाँव में, मान लो या कोई भी शांत इलाके में गाड़ी खड़ी है, हाँ। आप स्टार्ट कर दो, जितने भी आदमी खड़े हैं ना, सबकी मुंडी घूम जाएगी। अब क्या स्टार्ट हुआ है ये, मतलब गाड़ी जैसी तो साउंड ही नहीं करती है कहीं से भी। ड्राइव करके दिखाऊं मैं आपको थोड़ा सा, मतलब ऐसे आवाज करती भाई, पता नहीं जैसे क्या ही होने वाला। देखो अब एक तरह से इंजन पावर में आया है, अब सुनो आवाज। देखो अभी एक टायर अपना इस पे है, इस पे गाड़ी बहुत स्किड करती है, और ये देखो पूरा हैंड ब्रेक, पूरा हैंड ब्रेक खींच दिया। अभी रोड पे टायर जाएगा, यहाँ तो जाम होना चाहिए, रोड भी ऐसे भी निकल गई। ये है भाई हैंड ब्रेक, और पूरा खींच रखा है, पूरा जो लास्ट होता है। और ये देखो सेकंड गियर में बिना रेस के क्लच छोड़ दी, गाड़ी दाव भी नहीं मान रही भाई। हैंड ब्रेक का कोई काम नहीं है। पावर ज्यादा समझू, हैंड ब्रेक वैसे समझू। पावर नहीं, मतलब ये देखो न्यूट्रल भी कर दी मैंने, अब फिर भी ना रुक रही। ये कैसे रुक रही है गाड़ी? अगर ये थोड़ा भी ऐसे स्लोप पे खड़ी कर दी ना, नहीं रुकती भाई, गियर से रोकनी पड़ती है ये। भाई जो ये हैंड ब्रेक वाली आप दिक्कत बता रहे हो ना, नेक्सॉन के अंदर में भी है, मेरे दोस्त के पास है, वो हमारे घर में खड़ी करते हैं ना कभी भी, वो नीचे पीछे उड़कती चली जाती है। उड़कती है भाई। और ये तो खाली गाड़ी की बता रहा हूँ मैं, मान लो इसमें लगेज है और 4 बंदे बैठे ना, तो फिर गियर पे रुकना मुश्किल है। मतलब बाहर से भी टाइट करवा चुका, अंदर से भी टाइट करवा चुका, प्लेन नहीं है इसमें। और भाई ये यहीं से काम करना शुरू कर रहा है ये। हाँ सही कर भाई, यही प्ले से नहीं वो है नहीं है कि इसमें। मतलब वो खाली खाली हाँ, चीज़ है, वो प्ले कुछ बिल्कुल नहीं है। खत्म करवा रखी है मैंने। इवन एक बार तो इतने टाइट करवा दी थी कि टायर वैसे घुमाने मतलब बंद हो गए थे। तो थोड़ा सा मैंने यूज करवाया था। प्ले नहीं है इसमें 1% भी, जितना भी काम कर रहा है नहीं, पूरा काम कर रहा है। और ये पूरा ऊपर उठा दे जो इसकी लास्ट लिमिट है। अभी बिना रेस के मैं क्लच छोड़ दूंगा, गाड़ी चलने लग जाएगी भाई। ये देखो गाड़ी चल गई। रिलीज पार्क ब्रेक। और ड्रैग रेस में भाई जैसे अब देखना, शिफ्टिंग की दिखाऊं मैं आपको। एक तो ना जैसे क्लच की ट्यूनिंग और पैडल, मतलब पैडल तो इनको आया ही नहीं है ट्यून कर रहा। जैसे एक लैग दिखा रहा, टाटा के अलावा किसी कोई ब्रांड की गाड़ी उठा लो, किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज क्लच में भी लैग है इसमें, तो इन्होंने मतलब ट्यूनिंग आई नहीं है अभी इनको करना कि पैडल कैसे वो करते हैं। बाकी भाई स्टीयरिंग में जैसे भगाता हूँ ना, स्टीयरिंग जो परफेक्शन है, जैसे जो ऑटो सेंटर होता है या जो स्टीयरिंग कॉन्फिडेंस देता है, वो एक नंबर है मतलब। और भैया ड्रैग रेस करते हो तो अच्छी भगाते भी होगे, हाँ, तो बिल्कुल। स्टेबिलिटी कैसी है गाड़ी की? मैं बताता रहा हूँ, हालांकि ड्रैग रेस में स्टेबिलिटी नहीं देखी जाती, वो तो जैसे वो तो थोड़ी है, छोटी है वो तो। बाकी हाईवे पे मैंने 150-160 तक गाड़ी भगा रखी है भाई। स्टेबिलिटी मतलब फैन हो जाओगे आप अगर इस गाड़ी चला रहे हो ना, इस बजट रेंज में। तो हाँ। मैंने इस बजट में जितनी भी आती है, बलिनो i20 तो खैर मैंने भगाई नहीं इतनी। बाकी बलिनो, ये स्विफ्ट वगैरह, स्विफ्ट तो कहीं आसपास भी नहीं है इसके, मतलब जो फील देती है ना वो इतना हाई लेवल का देती है, कहीं आपको ये कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा कि भाई अब ज्यादा हो रही, कम कर ले। और कितने किलोमीटर चला लिया आपने गाड़ी? ये भाई 17,500 चल रही है। और कितनी सर्विस होली गाड़ी की? सर्विस इसकी होती है 15,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज। यार ये चीज तो बहुत बढ़िया है। हाँ, 7,500 रुपए इनका जनरल चेकअप होता है, और 15,000 रुपए ऑयल चेंज करते हैं। इस गाड़ी के अंदर से आपने बता दी भाई, यहाँ से तो आती है रेटलिंग नॉइस, हाँ। और कहीं से भी आती है भाई? और भाई यहाँ से आती है डैशबोर्ड के अंदर से। अब कोई ऐसा पार्ट नहीं है, ये तो ऐसे बाहर दिख रहा है, विजिबल है। इसको मैं जैसे ऐसे कर लूंगा तो आनी बंद हो जाएगी, ऐसे छोड़ दूंगा तो आने लग जाएगी। और वो यहाँ से आती है अंदर से, वहाँ हाथ वगैरह कुछ नहीं जाता, तो मतलब पता नहीं चलता कि कहाँ से आती है, पर आती है। और फिट फिनिश से खुश हो भाई? अरे भाई फिट एंड फिनिश में ये कह रहा हूँ, जैसे अपन चेक करने के लिए ना ऐसे हाथ फेर के देखते हैं। हाँ। इसमें हाथ फेरने की जरूरत नहीं भाई, दूर खड़ा आदमी दिखा देगा। कोई भी 2 पैनल देखो, मैं दिखाऊंगा आपको, ये लाइन चेक कर लो, ये ऊपर ही नीचे है, हाथ टच करने की अरे जरूरत हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ। और दिखाऊं, ये देख लो भाई, मैं तो खाली ये इंटीरियर में कहाँ देखता था। है, ये कहाँ है भाई, कहीं देख लो जहाँ 2 पैनल मिल रहे हैं ना, अब ये देख लो, हाँ। 2 पैनल जहाँ मिल रही है, देखो ये कितनी ऊपर है, ये कितनी नीचे है। दो पैनल जहाँ भी ऐसे मिल रहे हैं ना भाई, वो अलाइन है ही नहीं, वो ऐसे है। पेंट वाली दिक्कत बताऊं भाई, शुरुआत मेरे को ये नोटिस हुआ, ये रोडी ठीक है। वगैरह तो नहीं लगी भाई? ये जस्ट यही उनका था कि सर आपने मतलब ये जैसे आगे चलते हैं तो व्हीकल वगैरह से रोडियों के वो हो गए होंगे। लेकिन ये रोडियों की नहीं है, अब बताऊंगा आपको यहाँ कौन सी रोडी लगी होगी। ये देखो सही बात पपड़ी है। बन रही है ये पेंट ये की। पपड़ी कैसे बन गई और भाई? अभी ना मैंने छत रैप करवा दी, वरना मैं आपको यहाँ दिखाता। यहाँ 1-2 जगह तो जंग भी लग रहे हैं। अब अच्छा। एक बात बताओ, यहाँ रोडी से पेंट फिर उड़ देश गया। का लोहा इतनी जल्दी जंग खा गया? जंग तो बहुत है भाई इसमें। नई गाड़ी में आपको, शोरूम में खड़ी गाड़ियों में जंग मिल जाएगा अगर बारीकी से देखोगे। अब एक चीज ना बताओ, पेंट क्वालिटी तो मैंने देख रखी, बहुत फुद्दू एक है। चीज बताओ, यहाँ इतनी तगड़ी रोडी लगी कि पेंट उतर गया, यहाँ भी पेंट उतर गया। यार बाकी रोडी लगती ना तो थोड़ा डेंट भी आता, थोड़ा बहुत तो कुछ अब आता। आप एक चीज सोच के देखना जो मैं बता रहा हूँ, लोहा यहाँ मतलब इतना तगड़ा लग रहा है, यहाँ भी इतना तगड़ा लग रहा है। इसके बीच में गिलास है, हाँ, गिलास पे कोई क्रैक नहीं है, गिलास पे आए नहीं। यहाँ पेंट उठ रहा है।
ये लॉजिक वाली बात देखो। दूसरा दिखाऊं, देखो इधर आओ, जैसे नई गाड़ी आई है ना वैसे के वैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, सारे में हर जगह। और एक चीज भाई दिखाऊं फिर मैं? पीडीए करके नहीं ली भाई या फिर बाद में हुआ? बाद में हुआ है ये, मैं वही चीज बताने वाला था आपको। यो दिख रहा है, हाँ। ये पता है क्या है? ये दरवाजा रगड़ खा रही है। हाँ रगड़ खा रही है। अब ये दरवाजा लटक रहा है, ये क्या भाई ये रगड़ कैसी क्यों खा रही है? पता नहीं, ये दरवाजा लटक रहा है भाई, क्या हो रहा है? हो सकता है टाटा ने ज्यादा हैवी डोर बना दिया हो जो इससे रुक नहीं रहा हो। अब ये रगड़ता है, ये दोनों साइड में रगड़ रहा है। अच्छा। और परला वाला डोर जैसे ऐसे बंद करते हैं ना, हाँ। तो ऐसे महसूस होता है, घर घर हो रही है। अब ये गाड़ी नहीं ली थी ना भाई, मतलब कहीं से फील नहीं आती गाड़ी नहीं है। जब उनको ये कंप्लेन की ना मैंने, तो बोला कि सर हम रबिंग करके दे देंगे। मैंने ठीक भाई रबिंग कर दो। रबिंग उन्होंने ऐसे की कि जितने भी ब्लैक पार्ट थे ना, अभी तो ओवर द टाइम कम हो गए। हाँ। बाकी ये जितने भी ब्लैक पार्ट थे, ये यहाँ से भी पूरा वाइट है लेकिन डोर वाइजर है, उसकी वजह से वो लुक रहा है। बाकी ये जितने भी ब्लैक पार्ट थे, एंटीना वगैरह, ये सब उन्होंने वाइट कर दिए। और गाड़ी अलग से रिपेंट दिख रही है। बार भी फिट फिनिश इतनी तगड़ी है। और अंदर तो भाई है, ये देखो गैप, इसमें तो बिल्कुल एक उंगली जितना ही गैप है। ये देखो यहाँ का गैप देखो और यहाँ का गैप देखो, और सारा मतलब यूं कचरा कचरा करते हैं। हाँ। अच्छा डिस्प्ले एक और बताऊं, हाँ। ये जब डिस्प्ले आई थी ना तो इसमें था एक रेड डॉट। मतलब एक दोस्त ने नोटिस किया तो मैंने कंप्लेन की, तो 3-4 बार मुझे चक्कर काटने पड़े। उसके बाद उन्होंने ये टच स्क्रीन चेंज करके दी। हरबन की टीम आई थी, और ये देखो आपको निशान दिख रहे होंगे। वही का पेज का घुसा दिए। हाँ, ये खोले थे, कैसे क्या किया था उन्होंने, ये चेंज करके दिया है। फिर उनको आपने बोला नहीं कि भाई ये क्या कर रखे हैं? कर दिया, क्या कर सकते हैं बताओ। बोल लो उनको, खूब कह लो। ये तो भाई बहुत छोटी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत तो इसमें 50 आ जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। और एक चीज एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, सर्विस एक्सपीरियंस। ये गाड़ी ना एक बार हिट कर गई थी कहीं, तो ये बम्पर मतलब मेरी उनसे बात हुई थी, मुझे पता था कि इम्पैक्ट अंदर तक था इसका। ठीक है। तो मैंने उनको बोला था कि भाई बम्पर चेंज मत कर देना, एक बार अंदर सारा चेक कर लेना, लोहे के पार्ट भी इसके डैमेज हो सकते हैं। हाँ। अब देखो टायर दिखाऊँ मैं आपको, इधर आइए। ये वाला टायर एक बार ध्यान से देखना, अंदर की साइड से ज्यादा घिस रहा है, ये गंदा सा ही हो रहा है लगभग। हाँ है ना। हाँ। ये टायर मैंने डलवाए थे तो उनका रिव्यू ये था कि भाई हम मतलब जो कस्टमर इसे यूज कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल टायर, ये 70-80 लाख किलोमीटर तक भी आराम से चलते हैं। कॉन्टिनेंटल चलते हैं यार, चलते हैं, महंगे आते हैं। 17,000 किलोमीटर गाड़ी चली है और टायर बिल्कुल गंजा हो गया। ये इसका रीजन पता है, ये टाटा के सर्विस सेंटर वाले जो मैंने बताया था, ये टायर पहले आगे लग रहा था, ये मैंने पीछे शिफ्ट करवाया है इसी वजह से, ताकि ये घिस रहा है। फिर अलाइनमेंट आउट तो नहीं हो रखा है? अलाइनमेंट वाली भाई एक और समस्या है। 20 रोड टेस्ट हुए थे इस गाड़ी के, जब नई आई थी ये ऐसे लेफ्ट साइड में जाती थी, या एक्सक्यूज क्या देते थे कि भाई इंडिया के रोड ही ऐसे होते हैं। ओहो, टेढ़े हो गए। रोड ही ऐसे होते हैं कि वो थोड़े ऐसे टिल्ट होते हैं तो गाड़ी ऑलरेडी जाती। भाई मैंने हर जगह चला के देख ली, उसी इंडिया के रोड पे ना आप रॉन्ग साइड चला के देख लो। जब रॉन्ग साइड चलाओगे तो राइट में जानी चाहिए, वो जब भी लेफ्ट में जा रही है। मतलब एक्सक्यूज थे इनके, कोई भी आप प्रॉब्लम बताओगे ना कि ये प्रॉब्लम है, उसके 36 एक्सक्यूज दे देंगे। वो ये नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कर देंगे हम। 20 रोड टेस्ट किए, 1000 रुपये का मैंने जेब से तेल दिया उन्हें, जब उन्होंने जाके वो 1 हफ्ते में अलाइनमेंट सही करके दिया था। और ये जब आगे था ना टायर, जब इम्पैक्ट हुआ तो जो आर्म होता है जिसमें ये टायर कसा रहता है, वो हो गया था बैंड। ठीक है। वो क्रैक हो रहा था, मैं इसे लेके गया था जयपुर। ये लगभग 200 पड़ता है जयपुर यहाँ से, 200 जाने का 200 आने का, 400 और थोड़ी बहुत सिटी में ही चली होगी, तो लगभग 400-500 किलोमीटर ये चली थी। उसमें ये टायर घिसा था, क्योंकि वो आर्म था ना वो बैंड था, ये हल्की सी साइड खींच रही थी, तो अंदर से टायर घिस चुका है। अब इसका भी जो मतलब जो भी इसका जो आया है खर्चा, वो भी मेरी जेब पे, मतलब मैं ही भुगतूंगा, जो ये मेरा टायर गलती उनकी, भुगतो आप। फिर क्या कह रहे हैं भाई, हम आर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे देंगे। 14,000 का करीब बिल बनाया था उन्होंने बम्पर चेंज करने का। और एक दिन मैंने बम्पर खुलवाया था किसी रीजन से, जो अंदर के जो लोहे के पार्ट है ना वो आज भी बैंड है। और भाई इतनी मतलब बुराइयों में कुछ तो अच्छाई होगी भाई। अच्छाई देखो मैं बताऊं, अब ये वैसे अगर देखें जो नॉर्मल गाड़ी है, माइलेज भी अच्छी है, पावर भी अच्छी है, मुझे नहीं मिल रही वो बात अलग है। ठीक है। सस्पेंशन गाड़ी के बहुत अच्छे हैं, गड्ढों में चलाते हैं, खराब रोड पे चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं, उस टाइम पता चलता है भाई, पूरी स्पीड में पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। और खराब रास्तों पे ना खूब स्पीड में चला सकते हो आप गाड़ी, मतलब जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चलती है ना, वैसे ये हैचबैक चल लेती है, इतने अच्छे सस्पेंशन है गाड़ी के। बूट इनफ है भाई, लेकिन बूट में ना एक चीज अजीब लगती है, ये जो पिलर से बन रहे हैं ना, ये और किसी गाड़ी में नहीं, इवन स्विफ्ट में तो अंदर और स्पेस रहता है जब जैक वैक रखते हैं, स्विफ्ट में बलिनो में, इसमें इतने ये बाहर और निकले हुए। ये जो टोपी है ना, ये पड़ी ही रहती है भाई, ये ऐसे लगानी पड़ती है उठा के जब भी है। अगर और भी ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम देखना चाहते हो ना,
यहाँ और भी मतलब गाड़ी वाड़ी की वीडियो देखने जाते हो, ड्रैग रेस भाई खूब करता है। बाइक स्टंट की तो मैंने आपकी देखी थी, तो बाइक के चैनल को आप कर लेना। कौन किस नाम से चैनल है भाई मोटर आपका? स्पोर्ट वर्ल्ड के नाम से चैनल है भाई। और बाइकों की मैं पहले बनाता था, ये लाने के बाद मैंने सोचा था कि गाड़ियों की उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, पर ये ड्रैग रेस करने के लायक नहीं है भाई। तो मेरा हर जगह हार मिले, चल नहीं पा रहा। और इसकी मैंने 2 वीडियो डाल रखी है, एक सर्विस सेंटर की और एक इसमें जो भी कमी है ना वो मैं इस वीडियो में प्रॉपर नहीं दिखा पाया। बाकी उन दोनों वीडियो मैंने प्रॉपर दिखा रखा है जो भी कमी है। और उस वीडियो को अगर देखोगे ना आप, अगर आपको मन है टाटा लेने का तो भाई मेरे हिसाब से आपका मन चेंज हो जाएगा। बाकी अगर अच्छाइयों की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छाइयाँ भी गाड़ी में बहुत है, लेकिन अगर वैसे अपन देखते हैं ना नाप तोल करके, तो टाटा में एक सेफ्टी मिल रही है भाई, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। ना सर्विस है, ना माइलेज है, ना मतलब कुछ नहीं है। ये मान लो एक सेफ्टी के अलावा।